ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द इस्कीमिक हार्ट डिसीज़। इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ में दो टाइप्स आते हैं। एक है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ विद स्टेबल एंजाइना, दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ओके, मेन दो टाइप हो गए, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ विद स्टेबल एंजाइना, दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब इसमें भी तीन डिसीज़ आते हैं विच इज़ एनस्टेमी, स्टेमी एंड अनस्टेबल एंजाइना। एनस्टेमी का फुल फॉर्म होता है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। स्टेमी का मतलब एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और अनस्टेबल एंजाइना। तो ये उसके टाइप्स हो गए। अब एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना, वो सब होता क्या है, स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना होता क्या है। ये हमारी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी ब्लड वेसल। इसमें क्या होता है, ओवर द एज यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक डिपोजिशन हो जाता है, जो कि लिपिड से बना होता है। कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक वो डिपोजिट हो जाता है, जो लिपिड से बना होता है। उसकी वजह से ये आर्टरी को ब्लॉक करता रहता है, जितना भी हो 70% 80%। अब कोई कोई केसेस में इनके ऊपर एक थिक फाइब्रिन कैप फॉर्म होती है, और कोई कोई केसेस में एकदम थिन फाइब्रिन कैप फॉर्म होती है। या तो थिक होती है या फिर थिन होती है। इस केसेस में यहाँ पे बहुत थिक फाइब्रिन कैप है और यहाँ पे बहुत ही थिन फाइब्रिन कैप है। अब ये जो थिन फाइब्रिन कैप होती है, इसमें ये जो लिपिड कंटेंट होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक कंपोनेंट, ये एक्सपोज रहता है टू द ब्लड, और ये मोर वल्नरेबल होता है टू डिटैच फ्रॉम इट्स साइड इनटू फॉर्म अ थ्रोम्बस और क्लॉट और एम्बोलाई एनीथिंग। तो इसलिए इसका नाम होता है अनस्टेबल एंजाइना। और स्टेबल प्लाक जो होता है वो अपनी जगह से डिटैच नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम है स्टेबल एंजाइना। तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल एंजाइना। अब उसके बाद देखते हैं वर्कअप ऑफ अ पेशेंट विथ चेस्ट पेन। अगर कोई पेशेंट आया चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके, तो उसको हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसके बाद जो पहली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी वो होगी ईसीजी प्लस कार्डियक एंजाइम्स के ईसीजी एंड कार्डियक एंजाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन आता है और पॉजिटिव एंजाइम्स आते हैं, जो कार्डियक बायोमार्कर होते हैं, जो कार्डियक एंजाइम्स वो पॉजिटिव आते हैं, और ईसीजी में एसटी एलिवेशन आता है, तो उसे हम कहेंगे स्टेमाई, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लेकिन अगर एसटी डिप्रेशन आता है या फिर टी वेव इन्वर्जन आता है, तो उसमें फिर हम एंजाइम्स देखेंगे। पॉजिटिव एंजाइम हो गए देन इट विल बी नॉन स्टेमी, एन स्टेमी। अगर नेगेटिव एंजाइम होंगे देन इट विल बी अनस्टेबल एंजाइना। अभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना, उसका मतलब देखते हैं। अब एमआई में होता क्या है, ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम वो नहीं हो पाता, तो अल्टीमेटली वहाँ पे मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है विच कॉजेज मायोकार्डियल नेक्रोसिस। तो मतलब जो हार्ट का जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाता, और वहाँ पे इस्चीमिया होता है, और उसके बाद नेक्रोसिस होता है। तो जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, और वो एंजाइम फिर ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और वो फिर हम डिटेक्ट करते हैं। तो उसे कहते हैं कार्डियक बायोमार्कर्स, जो कि होते हैं कार्डियक एंजाइम्स। तो अगर ब्लड में ये कार्डियक एंजाइम या कार्डियक बायोमार्कर इंक्रीज़ हो गए, तो इससे हमें पता चलेगा कि कहीं पे मायोकार्डियल नेक्रोसिस हुआ है। इसी वजह से कार्डियक एंजाइम जो है वो एलिवेटेड हो गए। लेकिन एंजाइना में क्या होता है, देयर इज़ ओनली इस्चीमिया, कि एंजाइना में सिर्फ इस्चीमिया होता है, कोई भी नेक्रोसिस या इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसकी वजह से मायोकार्डियल एंजाइम जो होता है वो रिलीज़ नहीं होते ब्लड में, तो वो एलिवेटेड भी नहीं होते। तो इसी वजह से इस्चीमिया या एंजाइना में ओनली इस्चीमिया होता है, नेक्रोसिस नहीं होता। तो एंजाइना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंजाइना में कार्डियक बायोमार्कर्स एलिवेटेड नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी। ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी यही दिया है, टाइप्स दिए हैं। ईसीजी हमने पहले किया, ये पार्शियली ओक्लूडेड थ्रोम्बस, ये फुल्ली ओक्लूडिंग थ्रोम्बस। ईसीजी हमने किया, इसमें एसटी एलिवेशन नहीं आया। फिर अगेन हमने कार्डियक बायोमार्कर देखे, उसमें एक में नेगेटिव आया, एक में पॉजिटिव आया। जिसमें पॉजिटिव आया वो होगा एन स्टेम आया, जिसमें नेगेटिव आया वो होगा अनस्टेबल एंजाइना। इसमें एसटी एलिवेशन आया, इंक्रीज्ड बायोमार्कर, देन वो होगा स्टेम। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, टिपिकल एंजाइनल पेन विच इज़ हैवी चेस्ट पेन, बर्निंग फीलिंग एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये टिपिकल एंजाइनल पेन होता है, ये हैवी चेस्ट पेन होता है, बर्निंग फीलिंग होती है, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। जैसे चेस्ट पे किसी ने कुछ रख दिया हो भारी चीज़, उस तरीके का चेस्ट पेन होता है, बर्निंग फीलिंग भी होती है, और रेस्पिरेशन में भी डिफ़िकल्टी आती है। अब ये जो पेन होता है वो रेडिएट करता है इनटू द लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट जॉ।
तो ये रेडिएटिंग पेन होगा, वो टाइम के साथ इंटेंसिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। एनी चेस्ट पेन विच लास्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स वी हैव टू सस्पेक्ट एंजाइना। लेकिन अगर एनी चेस्ट पेन लेस देन 20 मिनट्स, सॉरी वी हैव टू सस्पेक्ट एम आई, मोर देन 30 मिनट्स में वी हैव टू सस्पेक्ट एम आई, लेस देन 20 मिनट वी हैव टू सस्पेक्ट एंजाइना। और पेशेंट को फियर ऑफ डेथ भी होगा, ये कॉमन सिम्टम होता है। तो ये क्लिनिकल फीचर होगा टिपिकल एंजाइनल पेन, जो कि हैवी चेस्ट पेन, बर्निंग फीलिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देन रेडिएटिंग पेन, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विद टाइम। और फिर अगर वो मोर देन 30 मिनट हुआ देन सस्पेक्ट एम आई, अगर लेस देन 20 मिनट हुआ देन सस्पेक्ट एंजाइन, साथ ही फियर ऑफ डेथ। साइंस क्या क्या होंगी? पेशेंट को माइल्ड फीवर होगा which suggest any tissue damage, pallor, sweating, increased heart rate, which suggests sympathetic activation, then vomiting, bradycardia, suggests vagal activation. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। साइंस ऑफ इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन देखने को मिलेंगे, ओके ये इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन, जिसमें हमें हाइपोटेंशन, ओलिगुरिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज दिखेंगी, नैरो पल्स प्रेशर, एलिवेटेड JVPN, सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड। ये सारे इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन के साइंस है। हाइपोटेंशन, ओलिगुरिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, नैरो पल्स प्रेशर एंड रेस्ड JV। इन्वेस्टिगेशन में पहले बता दिया, हम करेंगे ECG पहले, विच विल शो ST एलिवेशन विच इज़ द अर्लीस्ट चेंज। कभी कभी T वेव इन्वर्जन में देखने को मिलता है, कभी कभी पैथोलॉजिकल Q वेव भी देखने को मिलती है। अगर पैथोलॉजिकल Q वेव अगर दिखे देन इस केसेस में MI हैज़ फुल्ली इवॉल्व, मतलब फुल थिकनेस इन्फेक्शन हो चुका है अगर पैथोलॉजिकल Q वेव दिखे तो। और ये होगा ST एलिवेशन। अगर एनस्टेमी हुआ और अनस्टेबल एंजाइना हुआ तो उस केसेस में देयर विल बी पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ द वेसल, इसमें ST डिप्रेशन देखने को मिलेगा या फिर T वेव इन्वर्जन। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर ECG करेंगे या तो ST एलिवेशन आएगा या फिर ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन। ST एलिवेशन आया देन इट इज स्टेमी, अगर पैथोलॉजिकल Q वेव आया देन फुल थिकनेस इन्फेक्शन हो गया। अगर ST डिप्रेशन आया या T वेव इन्वर्जन आया देन वो एनस्टेमी होगा या फिर अनस्टेबल एंजाइना विच इज ड्यू टू पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ द वेसल। ECG के बाद दूसरा था कार्डियक बायोमार्कर्स या फिर कार्डियक एंजाइम्स। तो मेन ये 5 एंजाइम्स रिलीज होते हैं या एलिवेटेड होते हैं इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोग्लोबिन, CKMB जिसका नाम है क्रिएटिनिन काइनेस MB, देन ट्रोपोनिन, AST एंड LDH। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जो MI के लिए इम्पोर्टेंट है वो है CKMB एंड ट्रोपोनिन I। ट्रॉप I सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक। अगर ये एलिवेटेड हुआ देन ऑलमोस्ट 100% डायग्नोसिस इज मेड। CKMB सेंसिटिव है बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। क्रिएटिनिन काइनेस के भी 3 टाइप होते हैं, CKMB, CKBB एंड CKMM। M इज़ फॉर मसल, स्केलेटल मसल, BB इज़ फॉर ब्रेन एंड MB इज़ फॉर हार्ट। तो हार्ट के लिए CKMB स्पेसिफिक है। अब मायोग्लोबिन देखते हैं। मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। इट इज़ अर्लीस्ट टू इंक्रीज। सबसे अर्लीस्ट राइज कौन होगा, सॉरी सबसे अर्लीस्ट इंक्रीज क्या होगा, वो होगा मायोग्लोबिन। ये रिलीज तब होता है जब मसल अंडरगो नेक्रोसिस। अगेन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये पहले 3 देख लिया, मायोग्लोबिन देख लिया, CKMB देख लिया, ट्रोपोनिन I। उसके बाद AST उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। LDH1 जो होता है वो स्लाइटली स्पेसिफिक है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T, उसमें I जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या इनिशियल डायग्नोसिस के लिए ट्रोपोनिन इंपॉर्टेंट होता है, जबकि री इन्फेक्शन चेक करने के लिए CKMB ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि CKMB जो होता है वो जल्दी बैक टू नॉर्मल आ जाता है कंपेयर टू ट्रोपाइड। तो CKMB अगर जल्दी नॉर्मल हो जाएगा और अगर फिर से एलिवेटेड हुआ देन हमें पता चलेगा कि यहाँ पे री इन्फेक्शन हुआ है, जबकि ट्रोपोनिन I ज़्यादा टाइम लगाता है टू कम बैक टू नॉर्मल। तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो री इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट है CKMB, लेकिन इनिशियल
फर्स्ट डायग्नोसिस जो बोलते हैं वो करने के लिए बेस्ट है ट्रोपोनिन आई। तो ये था कार्डियक एंजाइम या कार्डियक बायोमार्कर, होपफुली क्लियर हो गया। तो ये मेन 2 इन्वेस्टिगेशन हो गई, ईसीजी एंड बायोमार्कर। दूसरी है फिर चेस्ट एक्सरे, जहाँ पे हम पल्मोनरी इडीमा देखेंगे, कार्डियोमेगाली है कि नहीं वो देखेंगे। देन इकोकार्डियोग्राफी विल डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन लाइक थ्रोम्बस, कार्डियक रप्चर, वाल्वुलर फंक्शन, वो सब। फिर अदर इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी में एलिवेटेड, डब्ल्यूबीसी, ईएसआर, सीआरपी विल बी एलिवेटेड, ये सारे अदर इन्वेस्टिगेशन। अब मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टू एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, जहाँ पे हम इनिशियल ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, जिसका निमोनिक है मोनैक, MONAC। M इज़ फॉर मॉर्फिन, O इज़ फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटल थेरेपी, N इज़ फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, A इज़ फॉर एस्पिरिन एंड C इज़ फॉर क्लोपिडोग्राम। मॉर्फिन क्या है, वो एक एनाल्जेसिक ड्रग है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए देंगे हम मॉर्फिन। फिर पेशेंट का O2 सेचुरेशन वो भी कम होगा, तो उसकी वजह से हम ऑक्सीजन सप्लीमेंटल थेरेपी देंगे 4 लीटर पर मिनट। देन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे बाय सबलिंगुअल, क्योंकि ये रैपिडली एक्टिंग ड्रग होता है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या करता है, जो कोरोनरी वेसल होती है उनका वेजोडाइलेशन करवाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। फिर एस्पिरिन, ये ब्लड थिनर है, तो क्लॉट फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा, एस्पिरिन 325 mg। क्लोपिडोग्राल, ये एक प्लेटलेट एग्रीगेटर इनहिबिटर है, या प्लेटलेट एग्रीगेटर इनहिबिट करेगा क्लोपिडोग्राल, तो क्लॉट फॉर्मेशन कम करेगा। ये इनिशियल ट्रीटमेंट होती है मोनैक, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्राल। फिर हम ये अगर कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया तो हम ये देंगे ईसीजी करने के बाद, ईसीजी और कार्डियक एंजाइम्स करने के बाद कंफर्म डायग्नोसिस करेंगे हम बाय ईसीजी प्लस एंजाइम्स। फिर इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद हम स्पेसिफिक थेरेपी देंगे। स्पेसिफिक थेरेपी में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देंगे, जो बात पहले देख लेते हैं। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, उसमें हम देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस या फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लाइक एल्टपेस। ये क्या करता है, फिब्रिन ब्रेक डाउन करता है एट द साइट ऑफ थ्रोम्बस। तो जो थ्रोम्बस होता है वो फिब्रिन उसे जो अटैच करके रखती है थ्रोम्बस को, तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के ड्रग्स फिब्रिन को ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसकी वजह से क्लॉट या थ्रोम्बस ब्रेक डाउन होगा। दूसरा है जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये प्लाज्मिन लेवल को इंक्रीज़ करता है, ये ब्लड विस्कोसिटी कम करता है, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट होती है इसकी, और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होती है। तो ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है एनी हेमरेज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी एंड एन्यूरिज्म और AV मालफॉर्मेशन। ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो गई, ये पहली थेरेपी हो गई। उसके बाद सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन लाइक एरिथमिया, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर और शॉक, तो वो तो अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा। फिर दूसरी है पेन कंट्रोल। पेन कंट्रोल हम करेंगे पहले जैसे बताया था बाय मॉर्फिन, IV 2 to 4 mg, और दूसरा NSAIDs, डाइक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन एट्सेट्रा, वो पेन कंट्रोल हो गया। देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो क्या करते हैं, उसके एग्जांपल है लाइक नाइट्रेट्स, जो नाइट्रोग्लिसरीन बताई थी वो, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, दे आर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, तो ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं, कार्डियक वर्कलोड कम करते हैं और ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं। तो ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद आता है एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटी प्लेटलेट थेरेपी, इसमें हम ब्लड थिनर्स देंगे या फिर जो प्लेटलेट एग्रीगेटर इनहिबिटर होता है वो। इसमें एस्पिरिन देंगे, एप्सिक्सिमैब, पता नहीं कैसे बोलते हैं, एप्सिक्सिमैब देंगे, नहीं क्लोपिडोग्राल देंगे, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है, क्लॉट फॉर्मेशन कम करता है। तो ये स्पेसिफिक थेरेपी होगी। उसके अलावा हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोएगुलेंट के लिए हम देंगे अनफ्रैक्शनड हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। फिर स्टैटिन्स देंगे हम। स्टैटिन्स इंपॉर्टेंट है टू लोअर द लिपिड लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसमें हम देंगे एट्रोस्टैटिन 80 mg। उसके बाद थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी तो देख ली, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। फिर अगर सारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई, फिर हम करेंगे PTCA। PTCA का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें हम एक प्रोब अंदर डालेंगे इनटू द कोरोनरी आर्टरी, जहाँ पे एक बलून अटैच होगा, और फिर ये बलून जो होता है उसे हम इन्फ्लेट करेंगे
बलून इन्फ्लेट होगा तो वेसल जो है वो डायलेट हो जाएगी और उसके बाद वहाँ पे हम ऐसा स्टेंट प्लेस कर देंगे ताकि वो वेसल डायलेटेड रहे। ये हम तब करेंगे जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए या मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड और सिम्टम्स लास्ट करता है अराउंड 12 आवर्स। ये हमें करनी पड़ेगी विद इन 12 आवर्स। अगर 12 आवर्स से ज़्यादा होगा देन मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगा, तो उसके बाद उसका उतना यूज़ नहीं है। तो ये परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। उसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट हुआ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज ये एक वेसल है, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, लेग में से मोस्टली सफिनियस वेन जो होती है उससे यूज़ करेंगे एज अ ग्राफ्ट और फिर ये वेसल को हम बाईपास कर देंगे। तो इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो ये लास्ट ट्रीटमेंट है। उसके बाद डिस्चार्ज एंड होम मेडिसिन में हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे एस्पिरिन, देन बीटा ब्लॉकर्स एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस या दूसरी स्टैटिन्स देंगे पेशेंट को, सिगरेट अवॉइड करने का बोलेंगे, डाइट कंट्रोल, लो फैट डाइट एडवाइस करेंगे, डायबिटीज़ कंट्रोल करने का बोलेंगे, एजुकेशन एंड एक्सरसाइज। तो ये डिस्चार्ज मेडिकेशंस। समरी में लेकिन हमने जो बोला था ऑक्सीजन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, वेजोडाइलेशन एंड वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करता है, देन एट्रोस्टैटिन्स, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स। फिर उसमें अगर हार्ट फेलियर हुआ, हाइपरटेंशन परसिस्ट में देन IV नाइट्रोग्लिसरीन, सीवियर पेन के लिए था IV मॉर्फिन, अनस्टेबल साइनस ब्रेडिकार्डिया हुआ देन हम देंगे IV एट्रोपिन। ये रखना, ब्रेडिकार्डिया हुआ देन IV एट्रोपिन। अगर पल्मोनरी ईडिमा हुआ देन देंगे IV फ्यूरोसेमाइड विच इज डायूरेटिक। तो ये दो चीज़ रह गई थी, ब्रेडिकार्डिया में IV एट्रोपिन, पल्मोनरी ईडिमा में फ्यूरोसेमाइड। और रीपरफ्यूजन सर्जरी में परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। अब लास्ट कॉम्प्लिकेशन में इस्चेमिक कॉम्प्लिकेशन होगी जिसमें इन्फार्क्ट जो है वो एक्सटेंड करेगा, री इन्फार्क्ट होगा, एंजाइना होगा, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक फेलियर, माइट्रल रिगर्जिटेशन, कार्डियक रप्चर, एरिथमिया हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिटिक कॉम्प्लिकेशन लाइक जो एम्बोलाइज होता है वो डिस्लॉज हो जाएगा, स्ट्रोक होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये सारे कॉम्प्लिकेशन ओके, इस्चेमिक कॉम्प्लिकेशन, देन मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, देन एरिथमिया, थ्रोम्बोलिटिक कॉम्प्लिकेशन है, अदर एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस। इसी के साथ कंप्लीट हुआ पूरा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इसमें हमने उसके वर्कअप देखा पेशेंट ऑफ चेस्ट पेन का, देन टाइप्स देखे, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, देन साइंस एंड सिम्टम्स देखे, इन्वेस्टिगेशंस देखी, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कौन सा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट है, इनिशियल मैनेजमेंट देखा, स्पेसिफिक थेरेपी देखी, उनके बारे में डिटेल में देखा है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज मेडिकेशन एंड लास्ट में समरी और कॉम्प्लिकेशंस।